हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 30 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। मार्च महीने का ये दूसरा सेकंड लास्ट वीडियो है करंट अफेयर्स को लेके। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल में शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार शहरी अल्पसंख्यक हैं, अर्बन जो माइनॉरिटीज हैं, उनको घर देने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा है? किस राज्य ने अर्बन माइनॉरिटीज को सबसे ज्यादा घर जो हैं वो वितरित किए हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा जो घर हैं पिछले 5 सालों में अर्बन माइनॉरिटीज को जो है वो दिए हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे बंगाल है और चौथे नंबर पे महाराष्ट्र। ये एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं नीचे से ऊपर तरफ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा घर जो है वो उत्तर प्रदेश ने दिए हुए हैं। ये घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसका जो शहरी संस्करण है, ठीक है, शहरी संस्करण जो है उसके तहत ये बांटे गए हैं। और वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक, ये 5 साल तक उत्तर प्रदेश में कुल 3,48,884 घर शहरी अल्पसंख्यकों को दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पे है। सबसे ज्यादा घर उत्तर प्रदेश ने दिए हुए हैं शहरी गरीबों को, शहरी अल्पसंख्यकों को। ठीक है, अर्बन माइनॉरिटीज को। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी की बंद दरोगा भर्ती परीक्षा का भी आयोजन हो रहा है। तो उसका पूरा सिलेबस भी हम लोग वीडियो के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। इसके 3 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं। ठीक है, जल्दी चौथा चैप्टर भी हम लोग इसको अपलोड कर देंगे। बाकी एग्जाम जो है वो 30 अप्रैल को है, तो हमारा कोशिश रहेगी कि हम 15 से 18 अप्रैल तक आपका पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट कर दें। और इस तरह से करें कि आपको उसके अलावा कहीं और से किसी चीज को पढ़ने की आवश्यकता ना रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत को उत्पाद विकासकर्ता और विनिर्माण राष्ट्र, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उत्पाद विकासकर्ता और विनिर्माण राष्ट्र जो है बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया है। ठीक है, इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, भारत को उत्पाद विकासकर्ता और विनिर्माण राष्ट्र बनाने के लिए ठीक टास्क फोर्स बनाई है। इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए भुवनेश कुमार, ऑप्शन बी अमितेश कुमार सिन्हा, ऑप्शन सी अजय चौधरी और ऑप्शन डी सुनील बचानी। तो इसका जो सही जवाब है वो है भुवनेश कुमार ए। ये भुवनेश कुमार जी जो हैं इस टास्क फोर्स के जो हैं वो अध्यक्ष हैं। बाकी अमितेश कुमार सिन्हा, अजय चौधरी और सुनील बाचनी, ये सभी लोग इसी टास्क फोर्स से संबंधित हैं। देख लेते हैं कौन किससे कैसे संबंधित है। ये जो भुवनेश कुमार जी हैं ये अतिरिक्त सचिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये वहां पर अतिरिक्त सचिव हैं। ये टास्क फोर्स जो है वो 9 सदस्यीय टास्क फोर्स है। इसमें संयुक्त सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अमितेश कुमार सिन्हा, इसी मंत्रालय में वो इसके सदस्य संयोजक हैं, कोऑर्डिनेटर मेंबर हैं। इसके अन्य सदस्यों में कौन कौन शामिल है? HCL के संस्थापक जो है अजय चौधरी जी, डिस्कान टेक्नोलॉजीज के प्रमुख सुनील बचानी जी, लावा इंटरनेशनल के चेयरमैन हरिओम राय और बोट लाइफस्टाइल के सह संस्थापक आनंद गुप्ता, ये लोग भी जो है इसके मेंबर हैं। बाकी टोटल 9 सदस्य है। इसमें 4 और 2 6 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 3 लोग और हैं। लेकिन ये चूंकि प्रोमिनेंट व्यक्ति हैं, कभी आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HCL के संस्थापक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि अजय चौधरी जी जो है वो HCL के संस्थापक हैं। ठीक, इस टास्क फोर्स को क्या करना है? 2 महीने में अपनी सिफारिशें देनी है। ठीक है, ये सिफारिशें देगी। ठीक, इसको क्या करना है? टास्क फोर्स जो है वो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना थी, एक PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के अलावा स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, जो PLI योजना थी इसका जो काम था वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना को जब शुरू किया तो उसके बाद क्या हुआ? एप्पल के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन और सैमसंग सहित कई निर्माताओं को इन्होंने आकर्षित किया है। तो भारत को ये लोग जो क्या है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। तो पहले इन्होंने PLI स्कीम निकाली थी, अभी दूसरी इन्होंने टास्क फोर्स बना दी है। ठीक है, तो ये हो गया विनिर्माण नेतृत्व के लिए भारत के।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोग कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो सारा फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के थ्रू अवेलेबल है। ये टेलीग्राम का आपको यूजर नेम दिया हुआ है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से लिंक से या इससे आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सारी फ्री पीडीएफ डेली बेसिस पे आपको मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में जो है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन ए कृष्ण प्रकाश, ऑप्शन बी मिहिर सेन, ऑप्शन सी मिलिंद सोमन और ऑप्शन डी गौरवी सिंघवी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रकाश जी जो है वो इस तैराकी गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले जो है व्यक्ति हो गए हैं, पहले भारतीय हो गए हैं। ठीक है, बाकी ये मिहिर सेन जी जो है, जो भारतीय तैराकी है उसमें एक बड़ा नाम है, ये इंग्लिश चैनल जो है उसको पार करने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक, उसके बाद मिलन सोमन जी हैं, ये मॉडल हैं, बॉलीवुड में काम करते हैं, सिनेमा जगत से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये बहुत चर्चा में रहते हैं अपनी फिटनेस को लेके। उसके बाद ये गौरवी सिंघवी जी जो हैं, ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली जो है वो यंगेस्ट स्विमर है। ठीक है, ये उदयपुर से हैं, भारत से ही। ठीक, तो ये कृष्ण प्रकाश जी हैं जो है, इन्होंने इसको पार किया हुआ है, अभी ये काफी चर्चा में है। ठीक है, ये गेटवे ऑफ इंडिया से प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफा है, मुंबई आर्बर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। ये तैरकर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और तैरकर में भी क्या है, इन्होंने विपरीत दिशा में किया हुआ है। जो तैराकी मार्ग है उसमें इन्होंने विपरीत दिशा, अगेंस्ट स्ट्रीम जो है, इन्होंने ये ट्रेवल किया है। 5 घंटे 26 मिनट में 16.20 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तैरकर पार की है। ठीक है, ये तैराकी अभियान जो था वो एक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम, डूबने की रोकथाम जागरूकता। ठीक है, जो लोग डूब रहे होते हैं या पानी में डूब के कई लोगों की डेथ हो जाती है, तो उसके रिगार्डिंग की लोगों को बचाना है, उनको किसी तरह से कैसे इसको कम किया जाए, उसकी जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। उसी कार्यक्रम के तहत ये तैराकी अभियान चलाया गया था। इसको जो ये आयोजन था, इसको राष्ट्रीय तैराकी संस्थान द्वारा ये आयोजित किया गया और वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये एक स्टोरी फॉर्म करने के लिए हमने आपको बता दिया है। मेन तो वही है कि कौन है, कहां से कहां तक, कितने घंटे में और कितने किलोमीटर। ठीक, आगे ये कृष्ण प्रकाश जी को, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन मैन। इनको आयरन मैन क्यों बोलते हैं? वर्ष 2017 में एक ट्रायथलॉन हुई थी, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण खेल आयोजन में से एक है, इसको इन्होंने पूरा किया था, उसी के पश्चात इनको नाम आयरन मैन दिया था। ये ट्रायथलॉन जो है वो 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रतिभागियों को 3.8 किलोमीटर तैरना होता है, 180 किलोमीटर साइकिल चलानी होती है, 42.2 किलोमीटर की दौड़ ये 16 से 17 घंटों में पूरी करनी होती है। ट्रायथलॉन में 3 चीजें हैं, तैराकी है, साइकिलिंग है और दौड़ है, रनिंग है। ठीक है, इस उपलब्धि ने प्रकाश को आयरन मैन का खिताब दिलाया और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो गया। ठीक है, तो कृष्ण प्रकाश जी को आयरन मैन क्यों बोलते हैं, वो उसका रीजन ये है कि इन्होंने इस ट्रायथलॉन को 2017 में पूरा किया था। ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, न्यूज में बहुत ज्यादा है, तो लगता है कि ये संभावित क्वेश्चन है आपके अगले किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसने हाल में देश की प्रथम क्लोन गिर गाय, ठीक है, देश में एक क्लोन गाय बनाई गई थी, प्रथम क्लोन गाय गिर प्रजाति की जो थी, उससे इन्होंने बछिया पैदा करने में सफलता पैदा की है। गाय के बच्चे को, जो गाय का फीमेल बच्चा होता है उसको बछिया बोलते हैं, तो बछिया पैदा करने में सफलता हासिल की है। इस बछिया का नाम इन्होंने क्या रखा है, आपको उस बछिया का नाम बताना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस भी जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी कामधेनु और ऑप्शन डी रश्मि। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी गंगा। ये गंगा इस बछिया का नाम रखा गया है। बाकी कामधेनु जो है वो इंडियन माइथोलॉजी में बहुत चर्चित नाम है। बोलते हैं कि एक ऐसी गाय है कामधेनु जो आपकी इच्छा के अनुकूल आपको कोई भी चीज प्रदान करती है। ठीक है, तो और देखते हैं इसके बारे में। ये जो है वो भारत की पहली और दूसरा की दुनिया की दूसरी, मतलब पहली दफा भारत में ऐसा हुआ है कि किसी क्लोन द्वारा बच्चे ने जन्म लिया हुआ है। ठीक है, किसी क्लोन गाय द्वारा बच्चे ने जन्म लिया है। ये जन्म जो इसका हुआ है वो 16 मार्च 2023 को हुआ है, और इसके जन्म के लिए क्या है, साहिवाल नस्ल की गाय के अंडाणु, ठीक है, और गिर गाय के डीएनए का प्रयोग किया गया है इसके जन्म के लिए। ठीक है, तो ये भारत के वैज्ञानिक विकास के हिसाब से
और भारत का जो डेयरी विकास कार्यक्रम है उसके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, बिकॉज ये जो साहिवाल गाय हैं, गिर गाय हैं, ये बहुत उच्च कोटि गाय होती हैं। ये एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी इनका जो है वो दुग्ध उत्पादन अच्छा रहता है, और इनकी जो मांग है वो भारत के साथ साथ विदेशों में भी अधिक है। ठीक है, तो इस तरह से रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में इनको सक्सेस मिल रही है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी ये जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है इसके बारे में भी जान लीजिए। ये जो है डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो एक्चुअल में स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश भारत में 1923 में हुई थी। ठीक है, और 1923 में ये कहां पे था? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये बेंगलोर में था उस टाइम पे। ठीक है, बेंगलोर में हुई थी 1923 में। ठीक है, और इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, इसका नाम क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये 1923 में बेंगलोर में था। उसके बाद इसको आप करनाल हरियाणा में लेके आए। वो लेके आए इसको जून 1955 में, आजादी के बाद आप इस संस्थान को जून 1955 में करनाल हरियाणा में लेके आए, और ये वहीं पे करनाल हरियाणा में है। और ये डेयरी रिसर्च से जुड़ा भारत का प्रमुख संस्थान है। इसके बारे में भी डायरेक्टली कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, ठीक है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर होम द्वारा दिए गए एक जवाब के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस का अनुपात सबसे कम किस राज्य में है? अभी संसद का सत्र चल रहा है, और इसी सत्र में किसी एक सवाल के जवाब में इन्होंने ये आंकड़े दिए हुए हैं और बताया हुआ है कि किस राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर कितने पुलिस के कर्मी हैं, तो उसका अनुपात सबसे कम किस राज्य में है? आपको बताना है कि किस राज्य में 1 लाख जनसंख्या पर सबसे कम पुलिस वाले आज के टाइम पे हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी बिहार। बिहार में वर्तमान पे प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम पुलिसकर्मी जो हैं वो नियुक्त हैं इस टाइम पे। आंकड़े जो ये दिए हुए हैं ये पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा एकत्र किए गए हैं। बाकी प्रति लाख जनसंख्या पर 75.16 पुलिसकर्मी है, ये बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है। बिहार में 1 लाख जनसंख्या पर केवल 75.16 पुलिसकर्मी हैं, जबकि इनकी स्वीकृत संख्या है कि 1 लाख पे 115.08 पुलिसकर्मी होने चाहिए। ये ऑलरेडी बहुत कम है कि 1 लाख लोगों पे 115 पुलिसकर्मी हैं। बाकी ग्राउंड रियलिटी में अभी ये 75.16 पुलिसकर्मी हैं, और इस तरह बिहार जो है वो सबसे निचले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बंगाल है। ठीक है, बंगाल में ये लिखा हुआ है, ये 75.16 आई थिंक गलत है, वो मैं बता देता हूं आपको। बंगाल में जो है स्वीकृत पद जो है वो है 115.08। ठीक है, कि ये आई थिंक डेटा रिपीट हो गया है। मैं आपको क्लियर डेटा देता हूं इसका, 1 सेकंड बस। बंगाल में जो है वो स्वीकृत जो है वो है 160.76 160.76 जो है ये पद स्वीकृत है, और इनके जगह अभी है उपलब्ध कितने? 97.66। ठीक है, बंगाल में जो है वो 97.66 पद जो है अभी। जो ग्राउंड पे जो अनुपात है वो है कि 1 लाख लोगों पे करीब 97.66 या 98 पुलिसकर्मी हैं, जबकि होने कितने चाहिए? 160.76। उसके बाद उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान स्थिति है 133.86 जो है वो लोग हैं 1 लाख जनसंख्या पर 133 पुलिसकर्मी, जबकि स्वीकृत है 181। और जो टोटल भारत की बात करें तो भारत में जो है वो आज के टाइम पे 152 पुलिसकर्मी है 1 लाख जनसंख्या पर, जबकि स्वीकृत जो है वो 196.23 है। ठीक है, तो लगभग सब जगह जो है वो स्वीकृत पदों के कंपैरिजन में पुलिस कम है, जबकि ये स्वीकृत पद ही हैं वो ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है, तो इसी वजह से बार बार बात होती है कि पुलिस सुधार किए जाएं, पुलिस भर्ती की जाए। ठीक है, ताकि ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो ठीक रखी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस निम्न में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है? अभी कोई एक शोध संस्थान है, कोई आईआईटी है जिसके रिसर्चर्स ने एक
पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया हुआ है जिसका घर में इजीली उपयोग किया जा सकता है और जिसके द्वारा 30 सेकंड में अगर दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट है उसका पता लगाया जा सकता है। तो आपको नाम बताना है कि कौन से आईआईटी ने इसको विकसित किया है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की और आईआईटी मद्रास। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास के जो है रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने इस तरह के एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का निर्माण किया हुआ है जो दूध में मिलावट का पता 30 सेकंड में ही लगा देगा। ये एक त्रिआयामी 3D पेपर पर आधारित पोर्टेबल उपकरण है। ठीक है, इसमें टेस्ट आप घर पे भी कर सकते हो। यूरिया का अगर मिलावट है, डिटर्जेंट मिलाया गया है, साबुन है, स्टार्च है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, नमक सहित मिलावट करने वाले कई सारे जो भी एजेंट हैं जिनका आमतौर पर उपयोग किया जाता है उनकी मिलावट का पता इससे लगाया जा सकता है, वो भी विद इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, इसके अलावा पानी में भी, ताजा जूस है, मिल्क शेक है, इन तरल में भी अगर कोई मिलावट है तो उसका भी परीक्षण इसके द्वारा किया जा सकता है। बाकी जांच के लिए इसमें सिर्फ 1 मिलीलीटर नमूना जो है वो पर्याप्त है। 1 ml भी अगर आपके पास नमूना है तो उसके थ्रू आप 1 ml के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि इसमें किसी तरह की मिलावट हुई है या नहीं है। तो आज क्वेश्चंस में हमारे पास इतना ही है, बाकी 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं वो भी देख लेते हैं। पहला तो है P270 मस्केट क्रूज मिसाइल। ठीक है, इसका रूस ने अभी 1-2 दिन पहले ही परीक्षण किया हुआ है। नाम है P270 मस्केट क्रूज मिसाइल। ये पोतरोधी है। ठीक है, पोतरोधी मतलब जो वॉरशिप्स हैं, ये वॉरशिप्स पोतरोधी मिसाइल है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल है कि अगर कोई सिस्टम भी लगा हुआ है तब भी ये उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर वॉरशिप्स पे कोई सिस्टम लगा हुआ है इन मिसाइल्स को रेजिस्ट करने के लिए तो उसके अगेंस्ट भी जाके ये मिसाइल उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये सुपरसोनिक मिसाइल है और ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ठीक है, ये चर्चा में इसलिए भी है बिकॉज जापान इसका विरोध कर रहा है। इन्होंने जो जिस रेंज में इसका परीक्षण किया है वो जापान के टेरिटोरियल वाटर्स में भी आता है। जापान मतलब इस तरह की बात करता है। ठीक, तो ये क्रूज मिसाइल हो गई, कभी आपसे नाम पूछा जा सकता है या मिलाने के लिए भी आ सकता है। ठीक, उसके अलावा चैलेंजर टैंक है। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है तो उसी युद्ध में सहायता देने के लिए ब्रिटेन ने ये यूक्रेन को चैलेंजर टैंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये यूक्रेन और जो देश हैं जो यूक्रेन के समर्थन में हैं वो इसको एक अच्छा कदम बता रहे हैं, जबकि जो इस युद्ध के खिलाफ देश हैं वो इसको अच्छा कदम नहीं मान रहे हैं। उनका कहना ये है कि ब्रिटेन अगर इस तरह से ये जो युद्ध सामग्री की आपूर्ति अगर कर रहा है इनको, तो बाकी और देश भी जो हैं वो इसके लिए प्रोत्साहित होंगे और ये वॉर जो है वो खत्म होने की जगह और लंबा चलता रहेगा। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। इस वीडियो में हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, कंटेंट जो भी था वो आपको कैसा लगा आप वो हमें लाइक करके कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स का टाइमली इंफॉर्मेशन मिलता रहे। बाकी टेलीग्राम के थ्रू फ्री PDF आप ले सकते हैं। ठीक, और ईमेल के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज करंट अफेयर्स में इतना ही, बाकी कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।